हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 18 की लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो पैसों के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल सक्सेस में लक के रोल, हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस का इम्पैक्ट और ऐसे बहुत से टाइमलेस प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो हमें मनी के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाने में मदद कर सकते हैं। हम हमारे फाइनेंशियल चॉइसेस को गाइड करने वाले हिडन फोर्सेस को जानेंगे और उस मानसिकता को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जो अमीरों को आम इंसान से अलग करती है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब 18 की लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। पहला लेसन है नो वन इज क्रेजी। तो पैसा दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है और हमारे जीवन पर होने वाले इसके प्रभावों को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो लोगों के अपने अलग अलग विचार और अनुभव होते हैं। ये अंतर किसी को क्रेजी नहीं बनाते। दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में हर किसी का अपना यूनिक एक्सपीरियंस होता है और आप जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों का इफेक्ट आपकी लाइफ पर ज्यादा गहरा होता है उन एक्सपीरियंसेस के मुकाबले जो आप दूसरों से सीखते हैं। हमारे जीवन में पैसों को लेकर हमारी कुछ धारणाएं होती हैं कि पैसा काम कैसे करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही अलग होती है। हो सकता है आपको जो चीज पागलपन लगे, मुझे वो चीज सेंसिबल लगे। हम सब की पैसों के साथ अपनी पर्सनल हिस्ट्री है। हमारे जीवन के शुरुआती मोमेंट्स में हम डिफरेंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, वैल्यूज और बिलीफ के संपर्क में आते हैं और ये एक्सपीरियंसेस चाहे छोटे हो या बड़े, जाने अनजाने में हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं जो हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते समय लेते हैं। अर्थशास्त्रियों ने अपनी एक रिसर्च में ये पाया कि लोगों के लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनके अपनी जनरेशन में हुए एक्सपीरियंसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, विशेष रूप से उनके अर्ली एडल्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। तो जिस समय आप बड़े हुए, अगर उस दौरान शेयर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था तो आप उन लोगों की तुलना में शेयर मार्केट में अधिक पैसा लगाएंगे जो शेयर मार्केट के वीक होने पर बड़े हुए थे। इन शॉर्ट, हम पैसों के साथ बहुत सी अजीबोगरीब चीजें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रेजी हैं। लेसन 2 लक एंड रिस्क के बारे में है। ऑथर कहते हैं कि लक एंड रिस्क सिबलिंग्स हैं। आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं में लक एंड रिस्क गाइडिंग फोर्स की तरह काम करते हैं। इसे समझाने के लिए ऑथर ने बिल गेट्स और पॉल एलन का एग्जाम्पल यूज किया है। जहाँ बिल गेट्स दुनिया के एकमात्र ऐसे स्कूल में गए जहाँ कंप्यूटर था और गेट्स 13 साल के थे जब वो अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। एलन भी गेट्स की तरह स्कूल कंप्यूटर से ऑब्सेस्ड थे और वो इमीडिएटली फ्रेंड्स बन गए। एक बार अपने लेट नाइट सेशन के दौरान गेट्स ने एलन को एक फॉर्च्यून 500 मैगजीन दिखाते हुए पूछा था कि आपको क्या लगता है फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा होता होगा, जिसके जवाब में एलन कहते हैं उन्हें नहीं पता है। फिर गेट्स कहते हैं हो सकता है कि किसी दिन हमारी भी अपनी कंप्यूटर कंपनी हो। और माइक्रोसॉफ्ट आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा के वैल्यू की एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की वजह से गेट्स और एलन घर घर में जाने माने नाम बन गए। बट लेकसाइड स्कूल में इस गैंग का एक तीसरा मेंबर भी था जिसका नाम केंट इवांस था। इवांस भी कंप्यूटर में गेट्स और एलन के जैसे स्किल्ड थे। केंट भी शायद गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका बिकॉज हाई स्कूल ग्रेजुएट होने से पहले ही केंट की माउंटेनियरिंग के दौरान एक हादसे में डेथ हो गई। तो जहां लेक साइड में जाके गेट्स ने 1 in a million लक का एक्सपीरियंस किया, वहीं केंट ने 1 in a million रिस्क का एक्सपीरियंस किया, जिसके चलते वो और गेट्स वो कभी हासिल नहीं कर पाए जो वो हासिल करना चाहते थे। लक एंड रिस्क ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल सक्सेस में जज कर पाना बहुत मुश्किल है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सक्सेस में लक के रोल को जितनी अहमियत देते हैं उतनी ही फेलियर में रिस्क के रोल को देते हुए हमें खुद को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना हमें लगता है या हम उसे बना देते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेवर इनफ के बारे में बात करता है। आपने जनरली देखा होगा कि जो लोग मिलियनेयर होते हैं वो बिलियनेयर बनना चाहते हैं और जो बिलियनेयर हैं वो दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में आना चाहते हैं। पैसों के पीछे भागने का ये खेल कभी न खत्म होने वाला खेल है। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में तरक्की करता जाता है उसके फाइनेंशियल गोल्स और प्रायोरिटीज अक्सर बदलते रहते हैं। जैसे जैसे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वैसे वैसे मटेरियल पोजेशंस और एक्सपीरियंसेस के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स भी बढ़ सकती हैं। ये घटना उस पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल बना देती है जहां कोई फाइनेंशियली सिक्योर या सेटिस्फाइड महसूस करे, क्योंकि गोल पोस्ट नई डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। इनफ ये रियलाइज करना है कि और ज्यादा से ज्यादा पाने की ये भूख आपको पॉइंट ऑफ रिग्रेट पर लाके खड़ा कर सकती है। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपने लिए कितना इनफ होगा इसे डिफाइन करें और उसमें संतुष्ट रहें। पैसों के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है और ये पहचानना है कि हद से ज्यादा संपत्ति होने से आपके हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। इनफ होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं होगी। इनफ बस उस पॉइंट का रियलाइजेशन है जिसके आगे जाने पर आपको पछतावा हो सकता है। हाउसल कहते हैं कि आपके लिए कितना इनफ है यह पहचानना जरूरी है ताकि आप अननेसेसरी रिस्क न लें। इसमें लेसन यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे किसी ऐसी चीज के लिए रिस्क में नहीं डालना
निकालना चाहिए जो आपको चाहिए तो पर आपको उसकी नीड नहीं है। लेसन 4 कंपाउंडिंग के बारे में बात करता है। लेसन 4 पर शायद बुक में सबसे अधिक जोर दिया गया है। ये कंपाउंडिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है। हाउसल कहते हैं कि दिमाग के लिए कंपाउंडिंग की पावर को समझना मुश्किल है। हाउसल की एडवाइस का क्रक्स ये है कि एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उसे टाइम देना होगा। एक इन्वेस्टर के रूप में आपको बहुत ही अच्छे या बड़े रिटर्न की आवश्यकता नहीं है, आपको बस लंबे समय तक रीजनेबल रिटर्न्स की जरूरत है। इस तरह आप अमीर हो सकते हैं। हाउसल वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं। बफेट अब 90 साल से अधिक उम्र के हैं और उनकी पर्सनल वेल्थ $80 बिलियन से ज्यादा की है। हालांकि उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और इसमें से 50% से ज्यादा वेल्थ उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद एक्यूमुलेट की है। हाउसल ये मानते हैं कि कंपाउंडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। बहुत से लोग कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाते या इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसी अवेयरनेस की कमी के कारण लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। बिना ये समझे कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, लोग जल्दी और लगातार सेव या इन्वेस्ट करने के इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेसन 5 है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस लेसन में मॉर्गन हाउसल ने मनी सक्सेस को एक शब्द में समराइज किया है, वो है सर्वाइवल। वो कहते हैं पैसा कमाना एक चीज है और पैसा बचाना एक चीज है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेने, ऑप्टिमिस्टिक होने और अपने आप को किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखने की जरूरत होती है। वहीं पैसा बचाने के लिए ह्यूमिलिटी की आवश्यकता होती है। इसके लिए मन में ये डर होना जरूरी है कि आपने जो कुछ भी कमाया है वो आप गवा भी सकते हैं। इसके लिए ये एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि अर्निंग का कुछ हिस्सा लक को डेडिकेटेड है और पास्ट सक्सेस बहुत हद तक बार बार दोहरा नहीं सकती है। हम ये समझने में सालों लगा सकते हैं कि कैसे वॉरेन बफेट ने अच्छी कंपनियों को ढूंढा और बेस्ट इन्वेस्टमेंट किए, बट इक्वली इंपॉर्टेंट यह है कि वो कभी भी कर्ज के दबाव में नहीं आए। वो उन 14 रिसेशंस के दौरान पैनिक नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपने शेयर सेल किए जिससे वो आज तक गुजरे हैं। वो खाली एक स्ट्रेटेजी पर रिलाई नहीं करते, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सर्वाइव करते रहे और इस सर्वाइवल ने उन्हें लंबी आयु दी और जिसके चलते कंपाउंडिंग को उनके लिए चमत्कार करने का मौका मिला। बिना पैसा गवाए या हार माने एक लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता ही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ये आपकी स्ट्रेटेजी में नींव का पत्थर है, चाहे इन्वेस्टिंग हो या आपका करियर या फिर आपके खुद का बिजनेस। पैसों के साथ सर्वाइवल मेंटालिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके दो कारण हैं। एक तो ऑब्वियस है कि कुछ गेन इतने बड़े होते हैं कि वो आपके छोटे मोटे लॉसेस की भरपाई कर देते हैं। दूसरा कंपाउंडिंग की मैथ है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप किसी एसेट को सालों साल बढ़ने का टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है टेल्स यू विन, जिसमें हाउसल टेल्स को एक रेयर अकरेंस के रूप में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीजें गलत होने पर भी आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। आप आधे से ज्यादा टाइम गलत हो सकते हैं, फिर भी आप फॉर्च्यून बना सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत छोटी चीजें आपके जीवन के मेजॉरिटी आउटकम्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सी चीजों के काम ना करने पर भी कंफर्टेबल होना चाहिए। इसलिए आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बजाय पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को देखकर आंकना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं। जैसे अगर हम वॉरेन बफेट की नेटवर्थ या एवरेज एनुअल रिटर्न्स को देखते हैं या फिर उनके सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी, तो ये सबको पता होगा क्योंकि लोग इसके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी वॉरेन बफेट के बैड इन्वेस्टमेंट, डूबे हुए बिजनेस या पुअर एक्विजिशंस के बारे में बात नहीं करता, जबकि बफेट की स्टोरी में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2013 में बर्कशायर हाथवे की एक शेयर होल्डर मीटिंग के दौरान वॉरेन बफेट ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में करीब 400 से 500 शेयर ओन किए हैं, बट उन्होंने अपना अधिकांश पैसा उसमें से खाली 10 शेयर से बनाया है। नेक्स्ट लेसन फ्रीडम की बात करता है। एंगस कैम्बेल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यह जानने के लिए रिसर्च किया कि लोगों को खुशी किस चीज से मिलती है, तो उन्होंने जो पाया वो काफी हैरान कर देने वाला है। उन्होंने पाया कि इनकम, एजुकेशन और ज्योग्राफी से ज्यादा अपने समय पर कंट्रोल करने की क्षमता, चाहे जीवन में कोई भी कंडीशन हो, खुशी का कॉमन डिनोमिनेटर है। पैसों की सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी आपको अपने समय का कंट्रोल देने की क्षमता है। नेक्स्ट लेसन द मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोवेस्ट डिविडेंड जो पैसा आपको देता है उस बारे में है। तो आप जब किसी को फरारी ड्राइव करते देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आपको उस आदमी से दोस्ती करनी है, आप वो आदमी बनने के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इससे लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन इससे होगा केवल इतना ही कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, ना कि आपको पसंद करेंगे। तो आपको सादा और एक अच्छा आदमी बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि आप होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक फैंसी कार या नाइस वॉच चाहिए तो ये गलत है। असल में आप लोगों से प्रशंसा और सम्मान चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि
आपकी बड़ी गाड़ी या बड़े घर जैसी महंगी चीजें ये दिला सकती है तो आप गलत हैं। तो अगर आप इसलिए पैसा चाहते हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि विनम्रता, दया और सहानुभूति आपको हॉर्स पावर से ज्यादा सम्मान दिलाएगी। लेसन 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मान लीजिए कि मिस्टर ए 1 करोड़ में एक फरारी खरीदता है। पैसे की विडंबना यह है कि अब उसके पास महंगी कार खरीदने के पहले के मुकाबले 1 करोड़ रुपए कम है और हमें नहीं पता ये कार मिस्टर ए ने फुल पेमेंट करके ली है या लोन लेके। तो वो रिच है मगर वेल्दी नहीं। रिच होने और वेल्थ होने में फर्क होता है। रिच करंट इनकम है और वेल्थ वो इनकम है जो आपने खर्च नहीं की। वेल्थ इनविजिबल होती है क्योंकि हम लोगों के बैंक अकाउंट और वो पैसे जो उन्होंने खर्च नहीं किए नहीं देख सकते। वेल्थ वो महंगी गाड़ी है जो आपने नहीं खरीदी या वो महंगी घड़ी जिसे आपने नहीं पहना। वेल्थ फाइनेंशियल एसेट्स जो अभी तक उस वस्तु में कन्वर्ट नहीं हुए जिसे आप देख सकते हैं। हाउसल एडवाइस करते हैं कि आपको किसी व्यक्ति की वेल्थ का अंदाजा जो वो दिखते हैं या उसके पास जो है उसके आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े घर, महंगी गाड़ियां खरीद कर आप रिच बन सकते हैं पर वेल्दी नहीं, क्योंकि वेल्थी बनने के लिए आपको बचत करनी पड़ेगी। और अगला लेसन इसी बारे में बात करता है। लेसन 10, सेव मनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर आप बचत नहीं करते हैं तो आपके वेल्थी बन पाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि आप हाई इनकम के बिना भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। फिर अच्छी इनकम होने के बावजूद अधिकांश लोगों को बचत करने से क्या रोकता है? ये उनका ईगो है। हाउसल इसे इस तरह से कहते हैं कि आपकी सेविंग आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का अंतर है। आपकी बेसिक एंड कंफर्ट नीड्स के परे आप जो भी पैसा खर्च करते हैं वो आपका ईगो है, जो आप लोगों को यह दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं कि आपके पास पैसा है। और दिखावा बंद करने के लिए आपको लोगों और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान देना कम करना होगा। सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम और अपने टाइम का कंट्रोल आपके हाथ में दे सकती है। ये सेविंग के हिडन रिटर्न्स हैं। लेसन 11 बात करता है कि आपको रैशनल होने के बजाय रीजनेबल होना चाहिए। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के साथ रैशनल डिसीजन लेना हमेशा काम नहीं करता। आपको कुछ रीजनेबल डिसीजंस लेने होंगे जो आपके लिए कारगर होंगे। रैशनल और रीजनेबल डिसीजन में अंतर यह है कि रैशनल डिसीजंस फैक्ट्स, मैथ्स, डेटा एंड साइंस पर बेस्ड होते हैं, वहीं रीजनेबल डिसीजंस इस बात पर आधारित होते हैं कि आपको क्या सही लगता है, भले ही वो लॉजिकल हो या नहीं। जूलियस वैगनर ज़ोरेक एक साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने पाया कि बुखार शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बुखार को बॉडी में इंड्यूस करके सिफिलिस, जो कि एक मानसिक बीमारी है, उसका इलाज खोजा, जिसके लिए उन्हें 1917 में नोबेल प्राइज दिया गया। वह इतिहास में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इन्फेक्शन से लड़ने में बुखार के रोल को पहचाना और इसे इलाज के रूप में प्रिस्क्राइब किया। यहाँ पर रियलिटी साइंस पर हावी हो जाती है। साइंस बुखार को अच्छा प्रूव करता है, लेकिन क्या हकीकत में कोई बीमार पड़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुखार दर्द देता है और लोग दर्द में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए किसी को बीमार करके इलाज करना सही नहीं होगा। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर होने वाले अधिकतर फोरकास्ट टेरिबल होते हैं, बट फोरकास्ट करना रीजनेबल है, क्योंकि लोग भविष्य में क्या होने वाला है इसे जाने बिना जीना नहीं चाहते हैं। प्रेडिक्शन करना ह्यूमन नेचर है और ये रीजनेबल भी है। चैप्टर 12 सरप्राइज एलिमेंट के बारे में बात करता है। हिस्ट्री चेंजेस की स्टडी है, पर विडंबना यह है कि इसका उपयोग फ्यूचर के मैप के रूप में किया जाता है। हिस्ट्री मोस्टली सरप्राइजिंग इवेंट्स की स्टडी है, लेकिन विडंबना यह है कि अक्सर इन्वेस्टर्स एंड इकोनॉमिस्ट द्वारा इसे फ्यूचर के लिए एक हिडन गाइड की तरह यूज किया जाता है। फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट वे घटनाएं हैं जिनके बारे में हिस्ट्री में कुछ नहीं लिखा है, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है, और यही चीजें उन्हें प्रभावशाली बनाती हैं। ये दोनों चीजों के लिए ट्रू है, चाहे वो इनोवेशन जैसी घटना हो या फिर रिसेशन या वॉर जैसी डरावनी घटनाएं। आपको अपने डिसीजंस हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड नहीं लेने चाहिए, उन्हें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का गाइड नहीं बनाना चाहिए। दुनिया बदलती जा रही है और ये सरप्राइजेस से भरी है। आपको नहीं पता अगला सरप्राइज क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना या प्लान करना चाहिए। आप इसे अगले चैप्टर में समझेंगे। लेसन 13 रूम फॉर एरर की बात करता है। हर प्लान का सबसे बेस्ट पार्ट उन चीजों को प्लान करना है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो क्या। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो सकती हैं। इन बातों को अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, इसलिए आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑड्स को कंसीडर करना चाहिए कि चीजें हमेशा आपके फेवर में नहीं होंगी। किसी के लिए भी अगले 10 साल के स्टॉक मार्केट का एवरेज एनुअल रिटर्न कितना होगा या मैं कितने साल में रिटायर हो पाऊंगा, ये सटीकता से फोरकास्ट कर पाना कठिन होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करने की ट्रिक यह है कि बिना किसी पर्पस या गोल के सेव करिए। फ्यूचर में होने वाली उन चीजों के लिए सेव करो जिनके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपके जीवन में सरप्राइज की तरह आने वाली हैं।
लेसन 14 समय के साथ आने वाले बदलाव के बारे में बात करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हार्ड है क्योंकि हम इवॉल्व होते रहते हैं, हमारा माइंड चेंज होता है। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि जो जॉब आज आपको खुशी देती है वो 5 साल बाद भी आपको उतनी ही खुशी देगी जितनी की वो आज दे रही है। जैसे कि यंग लोग उन्हीं टैटूज को हटाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं जिन्हें टीनेजर्स करवाने के लिए पैसा फूक रहे होते हैं। हम समय के साथ मेंटली और इमोशनली बदलते हैं और हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड से बचना चाहिए, ये मानते हुए कि आप बहुत कम इनकम में खुश होंगे या हायर इनकम की खोज में एंडलेस आवर्स तक काम करना चाहेंगे। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप एक दिन खुद को एक ऐसे पॉइंट पर पाएंगे जहां आपको पछतावा होगा। लेसन 15 नथिंग इज फ्री। नेटफ्लिक्स के स्टॉक ने 2002 से 2018 तक 35,000% से अधिक का रिटर्न दिया है, लेकिन 94% टाइम वो अपने पिछले ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हुआ है। मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं होता, इसमें कॉस्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इंक्लूड होती है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक ऐसा एसेट चूज कर सकते हैं जो लेस वॉलेटाइल हो, लेस अनसर्टेन हो और लो पे ऑफ के साथ हो, या फिर हाई रिटर्न के साथ हायर अनसर्टेनिटी वाले एसेट को चुने। लेकिन कुछ लोग तीसरा ऑप्शन चुनते हैं अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए। हर इन्वेस्टर जानता है कि मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन वो इससे बचने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट गिरने वाला होता है तब ट्रेड आउट करके, और जब मार्केट में तेजी आने वाली होती है तो ट्रेड इन करके। अब ऐसा करने में कुछ लोग तो इसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें फंस के पैसा गवा देते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में आए उतार चढ़ाव को फीस के रूप में मान के भुगतान करते हैं और अपने पैसों को लंबे समय तक इन्वेस्ट रहने देते हैं, तो फिर आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे। हालांकि आप फीस को फीस ना मान के फाइन मानते हैं और पैनिक होके बाई सेल कर लेते हैं, जिसके चलते आप कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देख पाते हैं। लेसन 16 बात करता है कि आपका, मेरा, हर किसी का अपना एक अलग गेम है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बुल मार्केट में महंगे स्टॉक खरीदते हैं क्योंकि उनके लिए ये सेंसिबल है और वो तब इसे बेच देंगे जब स्टॉक परचेज प्राइस से और महंगा हो जाएगा। वो लोग शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं। पर समस्या तो तब आती है जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी शेयर को महंगे भाव पर यह देख के खरीद लेता है कि बहुत से लोग उसे खरीद रहे हैं। हाउसल कहते हैं कि आपको अपने से अलग गेम खेलने वाले लोगों के फाइनेंशियल क्लूज से बचना चाहिए, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति की एडवाइस को अप्लाई करना हार्ड होगा जिसके पास आपसे अलग अमाउंट ऑफ मनी है या उसके पास आपसे अलग गोल्स हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी की सलाह लेंगे तो वो काम नहीं करेगी। इसके बजाय आपको जनरली ये देखना चाहिए कि आपकी सिचुएशन में लोगों के लिए जनरली क्या काम करता है। लेसन 17 सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म की बात करता है। लोगों को एक समय पर लगता था कि एरोप्लेन्स इम्पॉसिबल है। फिर सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरी। फिर भी लोगों को इसे सीरियसली लेने में 4.5 साल लग गए। पेसिमिज्म को हमेशा ऑप्टिमिज्म से ज्यादा अटेंशन मिलता है। किसी भी चीज को बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन उसे बर्बाद करने में कुछ क्षण लगते हैं। पेसिमिज्म आपकी एक्सपेक्टेशंस को कम करता है, क्योंकि ये पॉसिबल आउटकम्स और आउटकम्स जिनके आने से आपको खुशी हो उनके डिफरेंस को कम करता है। यही कारण है कि लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। लेसन 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद अगर आपने लोगों से ये पूछा होता कि उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था, तो वो ये कहते कि आर्मिस्टिक डे, यानी 1918 का वो समझौता जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त किया। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, और 21 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन पर हम विश्वास करना चाहते हैं। अगर हम मार्केट फोरकास्ट के बारे में सोचें तो हर इन्वेस्टर जानता है कि इनमें से अधिकतर रॉन्ग होती हैं। फिर भी फोरकास्ट की इतनी डिमांड क्यों होती है? क्योंकि हम ये बिलीव करना चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के 18 की लेसन्स, जिनमें से तीसरे, 8वें और 10वें लेसन ने मुझे सोचने पे मजबूर किया। आपके लिए वो लेसन कौन से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।